जो चौथा प्रश्न समूह है उसमें प्रश्न है कि नए लेखक को विधा चयन के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या विधा का चयन सायास किया जाता है, मंच और प्रिंट मीडिया कौन सा माध्यम आपको कविता के लिए उचित लगता है, और सबसे खतरनाक सवाल है कि यदि हमें कविता लिखना नहीं आता तो क्या हम कविता लिखना छोड़ दें। चलिए मित्रों, एक एक कर बात करते हैं। और नए कवियों की बात नहीं है, मतलब जो मेरे जैसे बूढ़े बुजुर्ग कवि हैं उनके लिए भी ये बात है कि एक नए लेखक के लिए विधा चयन सायास भी हो सकता है और अनायास भी। जब हम अपने अवचेतन में उपस्थित विचारों, कल्पनाओं, वास्तविकताओं को कागज पर उतारना प्रारंभ करते हैं, तब उनका एक शिल्प निर्धारित करते हैं। वह शिल्प गद्य भी हो सकता है और पद्य भी। प्राचीन समय में जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने लिखा वह सब कुछ काव्य के अंतर्गत रखा गया। संस्कृत ग्रंथ तो काव्य हैं ही, आप जानते हैं, लेकिन वहीं पर पुराण कथाएं हैं, उपनिषद की कथाएं हैं, बोध कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, फिर परवर्ती काल में नाटक हैं, फिर बाद में व्यंग हैं, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र, ऐसी अनेक विधाएं हैं जो साहित्य में आती हैं। आप किसी भी विधा का चयन कर सकते हैं, लेकिन हमें किस विधा का चयन करना है उसका निर्धारण हम इस आधार पर करते हैं, या हम अपनी बात किस शिल्प के अंतर्गत अभिव्यक्त कर सकते हैं, यह हमें चयन करना होता है। यदि हम एक पंक्ति में अपनी बात कहने में समर्थ हैं और इस तरह की अनेक पंक्तियां एक निश्चित क्रम में आपस में जोड़ सकते हैं, पैराडाइम बनता है, तो कब वो कविता हो जाती है। उर्दू का शेर 2 पंक्तियों में अपनी बात कहता है। फिर हमारे यहाँ दोहा, चौपाई इत्यादि छंद हैं, क्षणिकाएं हैं, लघु कविताएं हैं। मुक्त छंद हो, छंदबद्ध कविता हो या समकालीन कविता हो, इसी शिल्प में कविता कही जाती है। जब ऐसी अनेक पंक्तियों का समुच्चय हो जाता है तो वो लंबी कविता हो जाती है। इधर कहानी की बात करते हैं। कहानी में कथानक होता है जिसका आदि, मध्य और अंत होता है। वह रोचकता, विस्तारता, तारतम्यता इत्यादि तत्वों के साथ सबसे पहले हमारे मानस में उपस्थित होती है और फिर कागज पर उतरती है। एक लेखक को अपने लेखकीय जीवन के आरंभ में ही इस बात का आभास हो जाता है कि वह किस ढंग से शिल्प में अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकता है। अगर उसके भीतर कुछ विद्रोही बातें जन्म लेती हैं, सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध तीखे और प्रहारक विचार जन्म लेते हैं, तो वो व्यंग्यकार बनता है। आप परसाई जी के लेख पढ़िए, उनकी व्यंग्य कथाओं को पढ़िए, वे इस तरह की तीखी बातें करते हैं जिनसे व्यवस्था के लोग तिलमिला जाते हैं। अब फिर बचपन की बात पर आ रहा हूं। जिनके भीतर बड़े कोमल कोमल से संस्कार होते हैं उनका लेखन बड़ा नाजुक होता है। वो बड़ी प्यारी प्यारी प्रेम कविताएं लिखते हैं। और वैसे भी मित्रों, जो नए कवि हैं, जो युवा कवि हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रेम कविताएं जरूर लिखिए। हमारे वरिष्ठ कवि राजेश जोशी हैं, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि अच्छी प्रेम कविता किसी विद्रोह की कविता से कम नहीं होती, इसलिए कि प्रेम अपने आप में दूषित परंपराओं के प्रति एक विद्रोह है। यह सब लिखने के बाद अब मैं आता हूं अभिव्यक्ति की बात पर। अनीता दुबे, मीना शर्मा जी, आप आ गई हैं, आपका स्वागत है। यहां मैं मंच, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की बात करना चाहूंगा। पहले के अनेक लेखक जो या कवि होते थे वो अपनी रचना की प्रस्तुति के लिए तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे कि भाई हम तो स्वांतः सुखाए लिखते हैं, हमें किसी को सुनाना नहीं है, और वो रचना को कहीं प्रकाशित ही नहीं करते थे। अभी भी हैं ऐसे लोग, लेकिन मेरा ये मानना है कि रचना तब तक ही अप्रकाशित रहती है जब तक आपके अवचेतन में रहती है। लेकिन वो जैसे ही कागज पर आती है या आपके मुंह से आवाज के रूप में बाहर आती है तो वो प्रकाशित हो जाती है। हमारे एक मित्र थे शरद बिल्लोरे जी, दिवंगत, बहुत महत्वपूर्ण कवि थे जो दुनिया में नहीं है। वे कविताएं लिखते नहीं थे, कविता बोलते थे, और वो जैसे जैसे कविता बोलते थे वो कविता प्रकाशित होती जाती थी। उनकी ऐसी कई कविताएं जो लिखी ही नहीं गई और उनके निधन के बाद वो मिलेंगी नहीं। और
ये प्रकाशन तो इस तरह से होता है, मतलब मुंह से बोल लें या कागज पर लिख लें। और अब तो कहते हैं कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी अगर आपकी कविता या कोई रचना आ जाती है तो उसे प्रकाशित माना जाए और उसे आपकी बौद्धिक संपदा माना जाए। ये बात बिल्कुल सही है और यह चेतावनी है उन लोगों के लिए जो फेसबुक या व्हाट्सएप से आपकी रचनाएं चुरा चुरा कर अपने नाम से ले लेते हैं। यह अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब साहित्यिक पत्रिका हो, मंच हो या उस कविता या रचना के लोगों तक पहुंचने के माध्यम हैं, ये सब माध्यम ही है। इसमें अब सोशल मीडिया भी जुड़ गया है। प्रिंट मीडिया से लाभ यह है कि पाठक कविता को ठहर ठहर कर विश्लेषण के साथ आत्मसात करते हुए पढ़ता है। मतलब जहां कविता नहीं समझ में आ रही तो रुक जाएगा, फिर पढ़ेगा। उस आधार पर वह कवि की विचारधारा और उसकी मानसिकता का विश्लेषण करता है और साथ साथ कविता का विश्लेषण भी करता है। कविता सिर्फ आनंद लेने की चीज नहीं है। कवि भी स्वयं की रचना को पढ़कर अपने स्तर का विश्लेषण करता है। मैं मानता हूं कि कवि को, जो पहला आलोचक कवि को ही होना चाहिए और तदनुसार अपनी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि कर सकता है। लेकिन मंच पर यह जो प्रस्तुति होती है यह परफॉर्मेंस में आती है। आप मंच पर कितनी नाटकीयता के साथ रचना प्रस्तुत करते हैं, इस पर उस रचना की प्रशंसा निर्भर होती है। अर्थात आपकी रचना जैसी भी हो उसका पाठ बेहतर होना चाहिए, अन्यथा वह ठीक से श्रोताओं तक संप्रेषित नहीं। आजकल बहुत सारे मंच के कवि हैं जो अपनी कविता पढ़ते हैं और उसके बाद लोगों से कहते हैं पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, और उसके बाद लोग ताली बजाते हैं। हमारे वरिष्ठ कवि दिवंगत डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी थे। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि कवि नीरज भी ठीक से प्रस्तुति न करने के कारण एक बार कवि सम्मेलन में हूट हो गए थे। लेकिन मित्रों, यदि आपकी रचना अच्छी ना हो तो उस पर आपको कहीं भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। मंच पर हास्य व्यंग्य की रचनाएं सामान्य श्रोताओं के बीच ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जहां पर गंभीर और समझदार श्रोता होते हैं या गंभीर और समझदार पाठक होते हैं, उनके बीच कविता मनोरंजन की वस्तु नहीं होती। वे उस कविता को या उस रचना को उसके वास्तविक अर्थों में ग्रहण करते हैं। यहां अब कवि की लोकप्रियता और कवि की क्षमता का प्रश्न है। एक मित्र ने सवाल किया है कि यदि कविता लिखना संभव ना हो तो क्या हम कविता लिखना छोड़ दें? आप सच सच बताइए कि आप कैसे तय करेंगे कि आप जो लिख रहे हैं वो कविता है अथवा नहीं है। बहुत से कवि तो कुछ भी लिखते हैं और कहते हैं कि ये कविता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कवि आज तक ऐसा हुआ होगा जिसने कहा होगा कि मुझसे कविता लिखना संभव नहीं हुआ है इसलिए मैं कविता लिखना छोड़ रहा हूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कविता की विधा को छोड़कर वो अन्य किसी विधा को ग्रहण कर ले, कहानीकार बन जाए या व्यंग्यकार बन जाए। हमारे हिंदी साहित्य में एक बड़ी पुरानी कहावत चलती है कि जो कविता कहानी कुछ नहीं लिख सकता वो आलोचक बन जाता है। ये हास्य व्यंग्य के तौर पर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आलोचना भी एक महत्वपूर्ण विधा है और इस समय हमारे बहुत से महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जो हिंदी साहित्य की आलोचना कर रहे हैं। कई लोग हैं इसमें, बहुतों के नाम मैं नाम सबके नहीं लूँगा, पंकज चतुर्वेदी हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव, कई लोग हैं, लगभग सभी लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई कुछ भी लिखे, किसी भी विधा में लिखे, मूलतः उसके भीतर एक कवि जीवित रहता है। विचार करना, कल्पना करना, बिंब और प्रतीकों को सहेजना और उस आधार पर विश्लेषण करना, यह सब कवि लेखकों की विशेषताएं हैं और कविता के अलावा ये सब अन्य विधाओं में भी आती है। इसलिए मेरी सलाह है कि कभी भी अपने आप को ऐसा न समझें कि आपसे कविता लिखना संभव नहीं है, और लिखना कदापि न छोड़ें, इसलिए कि अच्छे विचारवान गंभीर कवियों की अभी इस संसार को सख्त जरूरत है।